टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव का पैटर्न हो गया है उसमें मैं आपको पार्ट 2 का पेपर थर्ड का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। अभी हम सीरीज पे चल रहे थे तो सीरीज का ही यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले में, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रत्येक जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ओके, अब हम सेकेंड नंबर में चलते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच एलिमेंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। ईच मतलब प्रत्येक जो एलिमेंट होता है या तो इक्वल टू होना चाहिए या तो ग्रेटर देन होना चाहिए द प्रीसीडिंग एलिमेंट। आने वाले एलिमेंट से आने वाले एलिमेंट से जो है प्रत्येक एलिमेंट जो है अपने पीछे वाले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे है ए एन इक्वल टू को बता रहा है या फिर ए एन प्लस वन ग्रेटर देन को बता रहा है। तो ये पीछे वाले ए एन से अपना क्या है, ग्रेटर देन है। फॉर ऑल एन द सीक्वेंस इज सेट टू बी ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इस तरह का सीक्वेंस अगर रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहेंगे। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होता है, A1 इज लेस देन इक्वल टू A2 इज लेस देन इक्वल टू A3। इसमें जो है आगे वाला बड़ा होता है, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, और ग्रेटर देन इक्वल टू का भी चिन्ह है। तो इस तरह से हम डॉट 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 ए एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन का चिन्ह रहेगा, और प्लस लेस देन इक्वल टू डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई मेरे पास सीक्वेंस है ए एन 1/2 2/3 3/4 4/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हर सेकेंड वाला पॉइंट जो होता है वो बड़ा होता है। तो यही होता है आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये जो है इस मतलब ये बड़ा है, फिर इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और ये बात याद रखना, सीक्वेंस ए एन जो होता है एक से हमेशा छोटा होता है, लेस देन एक सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। आपसे पूछ सकता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में जो सीक्वेंस ए एन होता है वो लेस देन होता है किससे, 1 0 2 इस तरह से। 1 रहेगा, 0 रहेगा, -1 रहेगा, तो इस तरह से रहेगा। तो वो 1 से क्या होता है, छोटा रहता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, जिसको एम डी से भी सूचित किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म है एम डी। यहाँ पे लिखा हुआ है, इच एलिमेंट इज इक्वल। प्रत्येक एलिमेंट मेरा इक्वल होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए प्रीसीडिंग एलिमेंट से, मतलब आने वाले शुरू वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए वो वाला। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन इज ग्रेटर देन। ये दोनों मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एक दूसरों का कंट्राडिक्ट होता है, मतलब विरोध होता है। यह सीक्वेंस आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहलाएगा जब A1 आपका बड़ा होगा A2 से, A2 बड़ा होगा A3 से, A3 बड़ा होगा A4 से, और AN बड़ा होगा AN प्लस 1 से या इक्वल टू। तो इस तरह का अगर कंडीशन रखता है तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बड़ा है, ये छोटा, फिर इससे छोटा, ये डिक्रीज कर रहा है, सब छोटा होते जा रहा है। तो और ये बात 2/1 3/2 4/3 ये सब डिक्रीज होते जा रहा है, और ये आपका मोनोटोनिकली डिक्रीज कर ले जाएगा। डिक्रीज का मतलब छोटा होते जा रहा है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एन इज ग्रेटर देन 1। इसमें जो सीक्वेंस होता है 1 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। आपसे पूछ सकता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में जो सीक्वेंस होता है वो किससे बड़ा होता है, 1 या फिर 0 -1, तो वो किससे बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में 1 से छोटा होता है ए एन। ओके, अब हम चलते हैं, वे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो सीक्वेंस होता है बाउंडेड एबव टेंड्स टू ए लिमिट। याद रखिएगा ये बाउंडेड एबव रहता है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो रहता है वो बाउंडेड एबव रहेगा और टेंड्स टू एक लिमिट को ये अपने पास रखेगा। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा वो बाउंडेड बिलो होगा, बाउंडेड बिलो, और टेंड्स टू ए लिमिट रखेगा। अब आगे चलते हैं, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो, या बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाउंडेड मोनोटोनिकली जो डिक्रीजिंग होता है वो बाउंडेड क्या होता है, बिलो होता है। अब आते हैं, इफ़ सीक्वेंस ए एन इज ए सीक्वेंस, मेरे पास कोई ए एन है सच डैट लिमिट ए एन बटे में ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू एल रहा, वेयर एल का जो अगर हम मैग्नीट्यूड करते हैं वो 1 हो जाता है, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू
जीरो रहेगा। तो ये अगर हम लिमिट करेंगे तो ये लिमिट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये आपसे पूछ सकता है कि अगर कोई लिमिट है जो an/n+1 इज इक्वल टू एल रहता है तो देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an किसके बराबर होता है, तो वो जीरो के बराबर होता है। अब हम un इज इक्वल टू 1+1/n टू द पावर n है, जहाँ पे n जो है टेंड्स टू इन्फिनिटी तक रखता है, इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। ये जो आपका मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है सीक्वेंस, एंड इट इज बाउंडेड एबव। और ये हम जानते हैं मोनोटोनिकली जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है वो आपका क्या रहेगा, बाउंडेड एबव रहेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीज में आपका कहा गया है कि आने जो सीक्वेंस होता है, पहला सीक्वेंस दूसरा सीक्वेंस, ये जो है मान लो एक तरह से कोई हम एग्जांपल देते हैं u1 और यहाँ पे u2, u1 जो होगा u2 से क्या होगा, छोटा होगा, और u1 जो u2 है जो u1 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरह का हम कंडीशन देखेंगे और वो सेटिस्फाई कर गया तो जैसे यहाँ पे हम मेरे पास एक सीक्वेंस है, हम इसको बिठा देते हैं थोड़ा सा, हम पता करते हैं कि ये मेरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कैसे है। अब हम u1 लिए, u1 जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस में 1/1 टू द पावर n, जस्ट लाइक हम इसको 2 पर पावर n लिख सकते हैं। फिर u2 अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो 1+1/2 पर पावर n, तो 1+1 तो कितना हो जाएगा, 3/2 पर पावर n, और 2 नहीं, यहाँ पे 1, हाँ 1 मिनट गलती हो गया, ये मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। फिर से हम बताते हैं u1 कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे u1 हम फाइंड किए तो 1+1/1 पर पावर 1, यहाँ भी तो 1 करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2 पर पावर 1 कितना हो गया, 2। u1 मेरा क्या निकल गया, 2। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि मेरा जो u1 है वो क्या निकला, 2। अब हम u2 निकालते हैं, u2 निकाले तो n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 1/2 पर पावर, यहाँ पे भी 2 पुट ना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना होगा, 3/2 पर पावर 2, और 3/2 मतलब 9/4, और 9/4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब हम 4 को डिवाइड करते हैं 9 से, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट आ गया, तो 4 दूनी 8, 2.2। तो बड़ा कौन हो गया, ये या ये तो बड़ा हो चुका है क्योंकि पॉइंट आ चुका है। तो जैसे ये u2 बड़ा हो गया, u2 बड़ा हो गया तो हम बोल देंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो होता है अपने साथ बाउंडेड एबव रखता है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अपने साथ क्या रखता है, बाउंडेड एबव रखता है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो है अपने साथ क्या रखता है, बाउंडेड एबव को अपने पास रखता है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो आपका सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड एबव या बाउंडेड बिलो। तो पहले फाइंड कर लेंगे कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है, तो अगर इंक्रीज हो गया तो बाउंडेड एबव हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो जाता है तो बाउंडेड बिलो। डिक्रीज में मेरा u1 जो होता है, u2 हम इस तरह से निकालते हैं और पता कर लेते हैं। तो आपका डेफिनेशन तो बता दिया गया। अब यहाँ पे ये कुछ रिजल्ट है जो कि आप लोग को बहुत याद रखना पड़ेगा, क्योंकि शायद हमको लगता है ये पूछते बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस x इज इक्वल टू log a। ये कैसे होता है ये तो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है, केवल आप याद कर लीजिए कि इसका मान ये होता है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n डॉट डॉट n/n इंटू n/n इज 1/n इज इक्वल टू 1/2 के बराबर होता है। याद कर लीजिए, रट लीजिए जैसे होता है किसी तरह, लेकिन अभी हम नहीं बता पाएंगे कैसे हो रहा है, कैसे फॉर्मूला आता है, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n² 2/n² प्लस 3/n² प्लस डॉट डॉट n/n² इज इक्वल टू 1/2 होगा। फिर उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n² 1/1 प्लस n² 1/1 प्लस 2² प्लस डॉट डॉट 2n² इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब यहाँ पे ये है, यहाँ से अब हम आपको कुछ लिस्ट दिखाएंगे। बीच बीच में अगर कुछ स्टेटमेंट आएगा तो वो तो बताएंगे, लेकिन कुछ लिस्ट दिखा देंगे कितने कन्वर्जेंट होते हैं और कितने डाइवर्जेंट होते हैं। इसमें करीब 100-150 कन्वर्जेंट होंगे। आप कन्वर्जेंट की लिस्ट को देख लो, डाइवर्जेंट आप ऑटोमेटिक जो नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो ये सब है सीक्वेंस है, ये आपका कन्वर्जेंट होता है। 1/1² 2 1/2² 1/3² प्लस डॉट डॉट 1/n² इज कन्वर्जेंट। 1/3 पर 1 पर पावर 3/2 1/2 पर पावर 3/2 1/3 पर पावर 3/2 प्लस डॉट डॉट n पर पावर 3/2 इज कन्वर्जेंट। ये कैसे हो जाएगा, ये जो आपका हम एक फार्मूला बताए थे n टू दी पावर p का, एक हम स्टेटमेंट में बताए थे p, अगर p जो है आपका ग्रेटर देन होता है 1 से,
p ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो वो कन्वर्जेंट हो जाता है। अगर वही p इज लेस देन 1 हो जाता है और इक्वल टू 1 हो जाता है तो वो डाइवर्जेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो ये सबको तो हम लिख सकते हैं ना n पर पावर 1/n², और शॉर्ट फॉर्म में n² है तो ये n पर पावर p का काम कर रहा है, और p तो मेरा ग्रेटर देन हो गया तो ये डाइवर्जेंट हो गया। तो हम कुछ कुछ चीज़ का बता सकते हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ का नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पे 3/2 है, ये 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट। यहाँ पे पाई है और लेकिन पाई ब्रैकेट में बोल दिया है कि हम 1 से बड़ा रखेंगे तो कन्वर्जेंट हो गया। और un इज इक्वल टू 1/n² इज कन्वर्जेंट, ये आपका कन्वर्जेंट होता है। un इज इक्वल टू 1/1 प्लस n का n² इज कन्वर्जेंट होता है। तो कुछ कुछ चीज़ याद करना पड़ जाएगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ अभी हम बताए नहीं है तो उसमें हम नहीं बता सकते हैं। डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग में कौन कौन कन्वर्जेंट होता है, क्योंकि अभी हमको केवल सीक्वेंस ही नहीं पढ़ाना है। अभी जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट पेपर 3 और पेपर 4 ये दोनों पेपर को भी हमको लेके चलना है, तो हम जल्दी जल्दी इसमें ख़त्म करना चाहते हैं आप लोग के लिए। तो यहाँ पे है 1/x माइनस 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस 2a प्लस माइनस में 1/x प्लस 3 इज कन्वर्जेंट। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर। वैसे तो हम जितना लिखे हैं तो वो सारा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका कई बार पूछा गया है, ये कन्वर्जेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंट है। वैसे जितना लिखे हैं सब आप एक बार दिमाग में रख लो, ये सारे आपके क्या होते हैं, कन्वर्जेंट। एक बार दिमाग में पढ़ते रहो, वहाँ पे देखने के बाद हाँ हम इसको देखें हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, कन्वर्जेंट। और जिसको नहीं देखे होंगे उसको डाइवर्जेंट का हम आपको लिस्ट देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप डाइवर्जेंट का लिस्ट मत लो, क्योंकि कन्वर्जेंट अगर आपको याद रहेगा तो आप जो नहीं देखिएगा समझ जाइएगा कि वो क्या हम नहीं देखे हैं, तो वो डाइवर्जेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे दिए, यहाँ पे हम आपको बता दिए 2/2 प्लस 2/3। अभी तक में आप इस तरह का नहीं देखे थे, इस तरह का जब नहीं देखे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट के लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट का लिस्ट हो जाएगा। तो आप एक लिस्ट याद कर लो, कन्वर्जेंट का लिस्ट याद कर लो तो डाइवर्जेंट आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यहाँ पे है आपका 11, 12, 13 ये सब आपका कन्वर्जेंट है। हम केवल कन्वर्जेंट का लिस्ट देंगे आप लोग के पास, करीब 100-150 है कन्वर्जेंट का लिस्ट, तो वो आप याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, 1-2 बार पढ़ लो, याद नहीं करना है कुछ कुछ पॉइंट को। और यहाँ पे बता दिया गया है कि 20 नंबर में p अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट, अगर लेस देन इक्वल टू होता है तो वो क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट। वही जो अभी हम जस्ट बताए थे, ये भी कन्वर्जेंट, ये सब सारे कन्वर्जेंट होते हैं। और n+1 में n³ भी कन्वर्जेंट होता है, 24 नंबर सवाल। फिर इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट 29, 28, 27 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। और ये भी 31 नंबर 1/n इंटू साइन 1/n इज कन्वर्जेंट। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब हैं, हम बोलेंगे आप लोग सब देखिए, धीरे धीरे हम सब बता देंगे। 1/n इज टू कॉस 1/n इज कन्वर्जेंट, ये सारे आपके कन्वर्जेंट के हैं। अभी और कन्वर्जेंट का शायद 2 और वीडियो लगे, हम कन्वर्जेंट का आपका ख़त्म कर देते हैं। करीब 3 से 4 वीडियो और लगेगा, आपका पूरा सीरीज ख़त्म हो जाएगा। सीरीज से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मेरा ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। और ये आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी मुंगेर यूनिवर्सिटी सब के लिए फ़ायदा है, क्योंकि सबका जो सिलेबस होता है ना अप्रॉक्स 99% सेम होता है। हाँ कुछ कुछ में कुछ टॉपिक हटा देता है, कुछ टॉपिक नहीं हटाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो थैंक यू, अगर तो आप लोग लाइक कर दीजिए, थैंक यू।